नमस्कार मित्रों, मेरा राकेश सर। मित्रों, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग और सभी भाइयों की बहनों को भी मेरा गुड मॉर्निंग और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मित्रों, जहाँ से आपकी क्लास चल रही थी वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान के इतिहास को। और आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि अपन पढ़ रहे थे, जब अपन ने लास्ट बार क्लास को पढ़ा था उस समय हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास ध्यान से देखोगे आप लोग, आमेर का इतिहास हम पढ़ रहे थे। और आमेर के इतिहास में मैंने आपको किसी को मान सिंह तक पढ़ा दिया था, किसी को राम सिंह तक पढ़ा दिया था। तो मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देना चाहता हूं कि मैं 1589 से और 1614 तक आमेर की राजगद्दी पर बैठा या राजा बना जिसका नाम था मानसिंह फर्स्ट। मैं मानसिंह फर्स्ट से आप लोगों के दिमाग में पुनः आमेर का इतिहास को ला देता हूं। तो मानसिंह प्रथम से अपन आमेर के इतिहास को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मानसिंह प्रथम के बारे में आपको बता रहा हूं। मैंने बताया था आपको जन्म हुआ 1550 में। 1562 में अकबर की सेवा में गया था। अकबर की सेवा में गया था, यानी कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में चले गए थे ये। मानसिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, मानसिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी। फर्जंद की उपाधि दी। फर्जंद का मतलब होता है प्यारे बच्चों बेटा, यानी कि अकबर ने मानसिंह को बेटा कहकर पुकारा। यह पहला राजपूत था जिसे मुगल दरबार में फर्जंद की उपाधि दी गई। आप लोगों को बता दूं, मानसिंह को अकबर ने अपना दत्तक पुत्र कहा। अपना दत्तक पुत्र कहा। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा, यानी कि मानसिंह को अकबर ने अपना दत्तक पुत्र कहा। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में एक था। 9 रत्नों में एक था, यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। यानी अकबर के दरबार में मित्रों 9 ऐसे इंसान रहते थे जिन्हें अकबर अपना दायां हाथ, बायां हाथ, हृदय, मस्तिष्क, यानी कि अकबर अपने शरीर के 9 अंग मानता था। और अकबर बोलता था कि जब तक ये 9 इंसान मेरे दरबार में हैं, मुझे कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। यानी इन व्यक्तियों पर अकबर इतना यकीन करता था मित्रों कि ये होते हुए अकबर को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आपको बता दें, आमेर का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे थे, रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे थे। कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया। मैं पुनः एक बार आपके दिमाग में सभी कोरोना योद्धाओं को एक बार पुनः आपकी जो क्लास है उसको उसी मस्तिष्क में पुनः जगाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप अपने प्लेटफॉर्म पर आइए और आप पुनः पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आमेर का इतिहास पढ़ा रहा था। आमेर के इतिहास में मैंने बहुत सारे बच्चों को लगभग पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन मैं पुनः एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि 1589 से 1614 तक मानसिंह फर्स्ट यहाँ का शासक रहा।
और जन्म 1550 में होता और 1562 में अकबर की सेवा में गया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये अकबर के दरबार में, यानी बोले तो मुगल दरबार में चला गया था। मान सिंह को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी, अरे इसे बेटा कहकर पुकारा। और यूं बताया जाता है कि मान सिंह को अकबर ने अपना दत्तक पुत्र भी कहा था, यानी गोद लिया हुआ बेटा भी कहा था। अकबर के 9 रत्नों में एक था कौन? मान सिंह। और अकबर के दरबार में 9 रत्न देते थे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि इसके दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, वो 9 रत्नों में कौन कौन थे? देखो, नौ रत्नों में आप लोगों को बता दूं मैं, अकबर के 9 रत्न। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना और याद करने का प्रयास भी करेंगे साथ ही साथ। अकबर के नवरत्न, या 9 रत्न, जो भी तुम बोलना चाहो, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। देखो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे, मैं आपको लिख देता हूं। देखो बहुत सारे व्यक्तियों ने आजकल एक ट्रिक चला रखी है, मैं उस पर भी बता दूंगा मैं आपको, जिसे बता चला रखी है, बात पर MDH, यानी बात बात पर तुम MDH मांगते हो। बात बात पर MDH। देखो आप पहले तो अपने दिमाग में यह रख लीजिए कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न है, जैसे आप लोगों को लिखना है, देखो, बी से बीरबल, ए से अब्दुल रहीम, खाना, तानसेन। तीसरा 9 रत्न कौन है? आपकी पसंदीदा तानसेन है मित्रों। और देखो बी से बीरबल, अब्दुल रहीम, खाना, तानसेन। देखो फिर नीचे से चलता हूं मैं, हकीम हुकाम, जरूरी नहीं है कि रट के आप कहीं से भी चलो, हकीम हुकाम। देखो टोडरमल, और टोडरमल के बाद में ये मान सिंह। अभी तो आएगा। अब देखो, अब आपके बचे, फिर अब कौन कौन से बचे हैं आपके, वो आपको याद होना चाहिए। अब ऊपर बीरबल देखो, अब्दुल रहीम, खाना देखो, तानसेन आ गया, हकीम हुकाम आ गया। तो अब आप बताइए मुझे कौन कौन बचा है। अब देखो, एक तो ऐसा बताया जाता है कि 3 9 रत्नों को कैसे बिटाओगे आप। एक तो मुल्ला दो प्याजा, है ना, और एक आपके बचा है मुल्ला दो प्याजा, और उसके बाद एक बचा है फेजी, मुल्ला दो प्याजा, फेजी। मतलब कहने का मतलब है ट्रिक में कैसे रखोगे आप। तो एक तो मुल्ला दो प्याजा, एक फेजी, और अब बताइए लास्ट कौन बचा है? बीरबल, अब्दुल रहीम, खाना, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, हकीम हुकाम। इसके दरबार में एक बचा है अबुल फजल। कौन बचा है? अबुल फजल। अब आप मुझे बताइए इनको ट्रिक में कैसे रखोगे आप, क्योंकि आप मुझे बताइए कि ये बात पर
तो बात पात की जगह आना चाहिए बात फात पर, बात फात पर। तो देखो मित्रों, बात फात पर, बात फात पर, बात फात पर। तो देखो कैसे रखोगे आप लोग, ऐसे अबुल फजल, अबुल फजल, फे से फेजी। और अब मुझे बताइए मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो देखो ये बात फात पर, तो दो प्याजा, दो प्याजा। तो आपको याद रखना है इसको, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। आपको याद रखना है मुल्ला दो प्याजा, आपको याद रखना है मुल्ला दो प्याजा। भाई टी है ना, तो टी को दो, ऐसे इससे ऐसे याद रख लेना आप लोग। तो देखो बीरबल, अब्दुल रहीम खान काना, तानसेन, फेजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, टोडरमल, हकीम हुकाम, ये आपको याद रखने हैं दरबार में। बी फॉर बीरबल, ए फॉर अब्दुल रहीम खान काना, टी फॉर तानसेन, बी फॉर फेजी, ए फॉर अब्दुल रहीम खान काना, दो प्याजा यानी टी है ना, एम फॉर मान सिंह, डी फॉर टोडरमल। चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और एच फॉर हकीम हुकाम। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखते रहिए। चलो हो गया। देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो अकबर के दरबार में नवरत्न। अब अपन क्या है, ऐसे दूसरे तरीका अपन अपनाते हैं, वापिस दूसरा तरीका जो अपन लिखते हैं उसको अपना लेते हैं अपन, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि ट्रिक आपको याद रहे। तो नवरत्न मैं एक बार लिख रहा हूं और आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जैसे अबुल फजल, तानसेन, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, पुनः लिखना पड़ेगा अकबर के नवरत्न। तो अबुल फजल, तानसेन, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, फेजी, अबुल फजल, तानसेन, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान काना, बीरबल, मान सिंह और लास्ट है टोडरमल। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि ट्रिक से याद करो कि ट्रिक कभी बैठती कभी नहीं बैठती, है ना। अब आप जानते हो कि जीके को ट्रिक से पढ़ाना मैं उचित नहीं समझता, सीधी सीधी सी बात है। अरे जीके बहुत बड़ी चीज होती है, आप ट्रिक किस किस के लिए अपना लोगे यार, है ना। डिटेल से पढ़ो, सीधी सी बात है ना। तो अकबर के दरबार में नवरत्न अबुल फजल, तानसेन, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान काना, फेजी, बीरबल, मान सिंह, टोडरमल, ये रहने वाले थे। उनमें एक खुद मान सिंह भी था। यानी कि अकबर यूं कहता था कि जब तक ये 9 इंसान हमारे दरबार में है, मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं। जब तक ये मेरे साथ है, जब तक मुझे कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक तुम प्यारे छात्र मेरे साथ है, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाने की जरूरत है। अकबर बोलता था कि जब तक
ये सब मेरे साथ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, ये जाइए आप। अब मैंने आपको बता दिया तो कि अकबर के 9 रत्नों में एक था कौन? मानसिंह। ऐसा बताया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बताया जाता है कि ये मानसिंह अकबर का प्रधान सेनापति था। अकबर का प्रधान सेनापति था। ऐसा बताया जाता है मान सिंह को अकबर ने 7,000 मनसबदारी दी थी। 7,000 मनसबदारी दी थी। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है सैनिकों की संख्या दी जाती है और ऐसा बताया जाता है कि सबसे अधिक मनसबदारी इन्हीं की थी, क्योंकि सबसे अधिक मनसबदारी राजपूतों में सबसे अधिक मनसबदारी। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं, यहां क्लियर कर देते हैं। 7,000 से ऊपर मनसबदारी केवल शहजादा राजकुमारों को, मुगल राजकुमारों को प्राप्त होती थी 7,000 मनसबदारी, लेकिन राजपूतों में मानसिंह को दी गई थी अकबर के द्वारा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 7,000 मनसबदारी मुगल दरबार में जिस राजपूत को दी गई पहली बार, वो राजपूत और कोई नहीं था, वो मानसिंह था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतनी मनसबदारी मुगल दरबार में, मनसबदारी का मतलब होता है कि मुगल दरबार में इस इंसान की इतनी औकात थी कि इसके अंडर में 7,000 सैनिक तत्पर इसकी सेवा में तैयार रहते थे। इसका स्तर इतना था, इसकी औकात इतनी थी, इसकी जात इतनी थी कि इसके अंडर में अकबर ने कितनी मनसबदारी दे दी? 7,000 दे दी। 7,000 मनसबदारी मुगल दरबार में एक इंसान को और थी, और वो था मिर्जा अजीज कोका। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि राजपूतों में ये जिस राजकुमार को इतनी मनसबदारी थी वो केवल कौन था? मानसिंह प्रताप को समझाने दूसरे मंडल में गया था। जो वो शिष्ट मंडल था, जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने के लिए जो अकबर ने सेना भेजी थी, उसमें दूसरे नंबर पर गया था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए मानसिंह दूसरे नंबर पर गया था। पहले नंबर पर जलाल खां गया था। देखो, मानसिंह को अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व सौंपा। यानी हल्दी घाटी युद्ध मुगल सेना ने जिस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा, वो कौन था प्यारे बच्चों? वो था मानसिंह। यानी कि हल्दी घाटी युद्ध मानसिंह ने मांडलगढ़ भीलवाड़ा से लड़ा था। मांडलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर लड़ा था। आपको ध्यान रखना है। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हो पाती। हम इस चीज को जानते हैं कि दिल्ली से अगर सेना लड़ने के लिए आएगी तो ऐसा कहीं न कहीं स्थान तो बनाएगी ना भाई, जहां रहने के बाद युद्ध कर सके। तो हाँ मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में रहते हुए हल्दी घाटी मैदान में पहुंचा था। तो जिस दुर्ग को इन्होंने केंद्र बनाया था हल्दी घाटी के समय, जहां इनके शस्त्र थे, हथियार थे, घोड़े थे, सब कुछ थे, वो स्थान था मांडलगढ़। लेकिन मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। प्रताप को
बंदी बनाने में असफल रहा, बनाने में असफल रहा। अब आपको पता है कि बंदी बनाने में ये असफल रहा, तो सीधी सी बात है अकबर नाराज हो गया, अकबर नाराज हो गया, नाराज हो गया किससे? मानसिंह से, और सेवा से मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया कि भाई अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। जब तुम महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए तो फिर आप हमारे किस काम के हो? देखिए मित्रों, ये राजपूत है, महाराणा प्रताप जी हमारे राजस्थान का स्वाभिमान है, स्वाभिमान थे, स्वाभिमान हैं, स्वाभिमान रहेंगे। ये मानसिंह उनके विरुद्ध युद्ध करने गया था। मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध कोई इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के मध्य नहीं हुआ, ये सिर्फ व्यक्तियों की कहावत है। अरे हल्दी घाटी का युद्ध तो देखो, एक राजपूत दूसरे राजपूत की तरफ गया, कैसे कैसे राजपूतों को लड़ा दिया गया। ये अकबर की कितनी अच्छी नीति थी, देखो आप ध्यान से सुनो। आपको बताई दें हम, आप इस बात को निश्चित रूप से समझना कि यहां से हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने हमेशा हमेशा के लिए इसको लौटा दिया और ये चला भी गया। कौन चला गया सेवा से? ये चला गया कौन? मानसिंह। एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा था कि अकबर के 9 रत्नों में एकता कौन? मानसिंह। जैसे आप सभी विद्यार्थी मेरे रत्न हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी प्रकार से अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में एक था मानसिंह, यानी अकबर के शरीर का एक अंग था कौन? मानसिंह। आप बताइए, जब सेवा से ही मुक्त कर दिया तो शरीर का अंग भी कम हो गया, और जब शरीर का अंग कम हो जाए तो बोलो उस अंग की कमी इंसान को हमेशा महसूस होगी। क्या अकबर को मानसिंह की कमी महसूस होगी? बिल्कुल होगी। जो कार्य मानसिंह करता था वो अन्य व्यक्ति भी कार्य करने लग जाए तब भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जैसा कार्य मानसिंह करता था। अरे नया नया होता है, पुराना पुराना होता है। मित्रों, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अकबर से रहा नहीं गया, और अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में ले लिया, पुनः सेवा में ले लिया। अकबर ने मानसिंह को पुनः सेवा में ले लिया, और अब की बार इसे सेनापति नहीं बनाया, अब की बार इसे बनाया बंगाल, बिहार, लाहौर, उड़ीसा, काबुल का सूबेदार बनाया। किसको? सूबेदार बनाया। सूबेदार का मतलब है साम्राज्यों को संभालने वाला। मानसिंह बड़ा चतुरता गया और साथ में कुछ लेके आया। बंगाल के शासक केदार को पराजित किया, और केदार को पराजित करने के बाद यानी राजस्थान में ये शीला देवी की मूर्ति ले आया। और शीला देवी का मंदिर आपको पता है, शीला देवी का मंदिर कहाँ है बच्चों? आमेर है। आमेर कछवा वंश की आराध्य देवी, ये कछवा वंश की आराध्य देवी, इसकी मूर्ति कौन लाया? इसकी मूर्ति लाया था मानसिंह। कहां से लाया? इसकी मूर्ति लाया था बंगाल से। किसको पराजित करके लाया? ये पराजित करके लाया था वहां के शासक किसको बच्चों? केदार को। किसको पराजित किया था? केदार को। किसने पराजित किया था? मानसिंह ने। किसने पराजित किया था? मानसिंह ने। अरे ये कहां के रहने वाले हैं? ये एक चीज और लाए थे जब सूबेदारी के दौरान, ब्लू पोट्री। आप लोगों को बता दें कि ब्लू पोट्री को अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको एक ब्लू यानी क्या होता है? नीला, तो नीली कला।
अब ब्लू पोर्ट्री मूलतः चीनी मिट्टी से तैयार की जाती है और ये नीले रंग की ब्लू यानी क्यों, ब्लू यानी नीले रंग की, सॉरी देखो ब्लू पोर्ट्री मूलतः कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोर्ट्री मूलतः पर्सिया, ईरान की प्रसिद्ध है। ईरान देश की है ब्लू पोर्ट्री, और ऐसे भी कह सकते हैं पर्सिया का दूसरा नाम पारस है। यहाँ की प्रसिद्ध है ब्लू पोर्ट्री कला, वहां से आई थी लाहौर, और लाहौर गए थे बेचारे कौन? मानसिंह जी, और मानसिंह ही इस कला को लेकर आया था बच्चों, कहाँ? आमेर। तो ब्लू पोर्ट्री कला को आमेर में लाने वाला शासक कौन था? तो मानसिंह था। अब ब्लू पोर्ट्री कला चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया ब्लू कलर का आवरण, ब्लू कलर का आवरण ब्लू पोर्ट्री कहलाता है, जो मूलतः भी हमारे राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन इस ब्लू पोर्ट्री कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले करपाल सिंह शेखावत थे। करपाल सिंह शेखावत कहाँ के निवासी थे? करपाल सिंह शेखावत मऊ गांव के निवासी थे। मऊ गांव कहाँ पड़ता है? मऊ गांव पड़ता है सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। यहाँ के थे स्वर्गीय करपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने ब्लू पोर्ट्री कला पर 25 रंगों का प्रयोग किया, और 25 रंगों का प्रयोग किया तो 1973-74 में इनको केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले करपाल सिंह शेखावत थे, जिन्होंने ब्लू पोर्ट्री कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। लेकिन ब्लू पोर्ट्री कला को राजस्थान में लेकर कौन आया? मानसिंह लेकर आया। मेरी परिभाषा में बोले, मेरे शब्दों में बोले तो मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूं, अकबर मानसिंह को अगर यहां नहीं भेजता, सूबेदार का मतलब होता है साम्राज्यों में शांति स्थापित करना और उनकी देखरेख करना। ये आमेर के राजा जरूर थे, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए इन्हें एक तरह से बहुत अच्छा दूत समझा जाता था। तो बंगाल, बिहार, लाहौर, उड़ीसा, काबुल का सूबेदार बनाया, इन्हें सूबेदार बनाया गया था। इनसे थोड़ी कहा था तुम लेके आना ये, लेकिन ले आए, है ना। मतलब किसी की चीज को उठा के ले आए, ऐसे थोड़ी ना, देखो ऐसे नहीं लाई जाती। देखो बंगाल से केदार को पराजित करके शिला देवी की, अच्छी बात है, ले आए तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बेचारा केदार भी तो पूजा करेगा ना यार, है ना, ऐसे थोड़ी ना। तो बंगाल शिला देवी हमारे कछुआ वंश की आराध्य देवी बन गई। इधर देखो कला ले आए, देखो ये जो व्यक्ति को कला होती है व्यक्ति की, वहां से उन्होंने ब्लू पोर्ट्री कला को चुराया, और चुरा के वो कहाँ लाया? वो कला लाहौर आई, और लाहौर से हमारे राजस्थान में कौन लाया? मानसिंह। इसलिए ही तो बोलता हूं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है, या शिक्षा एक ऐसी मिसाल है जो निश्चित रूप से एक दिन दहाड़ता जरूर है। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक चीज और बता देता हूं कि आप लोग अध्ययन करते रहिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको सेम टू सेम वैसा ही लगेगा जिससे क्लासों में चलता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और आगे की ओर चलता हूं। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, आप मैं पुनः दोहराना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई मानसिंह हम लोग पढ़ रहे हैं, मानसिंह को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। देखो तो मानसिंह को मैं आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह निर्माता है। मैडम कह रही है सर इसने क्या बनाया? मानसिंह निर्माता है। भाई साहब कह रहे हैं सर बताओ क्या क्या बनाया? अभी बता देता हूं, आप तत्पर तैयार, इतने परेशान मत होइए। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह ने बनाया क्या क्या बनाया? रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला। भाई साहब कह रहे हैं साहब मैं भी बनाऊंगा, अरे बना लेना। रामगढ़ का किला, और रामगढ़ का किला कहाँ बनाया? जयपुर में। मानसिंह ने बनाया
पंचमहला महल, पंचमहला महल, पंचमहला महल बनाया बेराट। और बेराट भी कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? जयपुर में। मानसिंह ने बनाया मान महल, मान महल कहाँ बनाया बच्चों? पुष्कर। पुष्कर कहाँ है प्यारा बच्चों? अजमेर। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह ने बनाया मानसिंह निर्माता है जगत शिरोमणि मंदिर। हालांकि मैं आपको बताऊंगा ये इसकी पत्नी ने बनवाया था, लेकिन राजा तो यही था, शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ प्यारे बच्चों? आमेर। और आमेर यानी कि जयपुर में। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह ने बनवाया मान मंदिर। प्यारे बच्चों क्या बनवाया? मान मंदिर। मान मंदिर, मान मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों? काशी। और काशी कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? यूपी, है ना, ध्यान रखना। मानसिंह ने बनवाया, मानसिंह निर्माता है राधा गोविंद मंदिर। और राधा गोविंद मंदिर ये बनवाया इन्होंने मथुरा। कहाँ बनवाया बच्चों? मथुरा। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह ने बनवाया महादेव मंदिर। महादेव मंदिर कहाँ बनवाया है? गया। गया कहाँ पड़ता है? बिहार। मानसिंह निर्माता है, मानसिंह ने बनवाया भवानी शंकर मंदिर। भवानी शंकर मंदिर कहाँ है? वैकुंठपुर। वैकुंठपुर, वैकुंठपुर भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। मानसिंह निर्माता है प्यारे बच्चों, मानसिंह ने बनवाया शीला देवी मंदिर। अभी मैं आपको समझा के फिर बता, शीला देवी मंदिर। मानसिंह के द्वारा ये सब चीज़ों का निर्माण करवाया गया। पंचमहला महल बेराट में। इसमें अकबर जब भी राजस्थान या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाता था तो अकबर यहाँ आराम करता था। ये अकबर का आराम केंद्र था, अकबर का आराम केंद्र। अकबर विश्राम करता था यहाँ। इस जगह पे अकबर पंचमहला महल जो इसका निर्माण करवाया था, किसके द्वारा? इसका निर्माण करवाया गया था मानसिंह के द्वारा। रामगढ़ का किला जयपुर में, शीला देवी का मंदिर आमेर में, और भवानी शंकर मंदिर बैकुंठपुर बिहार में, महादेव मंदिर गया बिहार में, मान मंदिर काशी में, राधा गोविंद मंदिर मथुरा में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, मान महल पुष्कर अजमेर में। ये सब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इन सब का निर्माण करवाया गया था बच्चों मान सिंह के द्वारा। इन सब का निर्माण करवाया गया था। प्यारे बच्चों याद रखना आप लोगों को ये कि इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। देखो आगे की ओर चलते हैं हम, मान सिंह को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। देखो मान सिंह के बारे में देखिए। मान सिंह ने क्या क्या किया वो देखना। इन्होंने अकबरपुर नगर बसाया, अकबरपुर नगर। और इन्होंने अकबरपुर नगर बसाया बंगाल में, बंगाल में। इन्होंने
मानपुर कस्बा बसाया और ये बसाया इन्होंने बिहार में। देखो मान सिंह के पुत्र, देखो आप मान सिंह के पुत्र देख लो आप, इनके पुत्र, एक था दुर्जन सिंह, एक था हिम्मत सिंह, एक था जगत सिंह और एक था भाव सिंह और एक था जय सिंह। देखो ये तीनों मान सिंह के साथ दक्षिणी भारत अभियान में मारे गए थे, दक्षिणी भारत अभियान में मारे गए थे। इनको भेजा, अकबर ने मान सिंह को भेजा था और मान सिंह इन्हें अपने साथ ले गया था और ये तीनों मारे गए थे, ऐसा बताया जाता है। और इसी जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी कनकावती ने, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया और जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण भगवान की वो मूर्ति है बच्चों जिसकी कभी मीराबाई पूजा किया करती थी। काले पत्थर से निर्मित कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो यहीं पर रखी हुई है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को बता ही देता हूं कि मान सिंह के दरबारी कवि व विद्वान, मान सिंह के दरबारी कवि व विद्वान, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाया बारहट, फिर मैंने लिखा सुंदरदास, फिर मैंने लिखा तीसरा मान, ऐसे कर लेते हैं जगन्नाथ, और चौथा लिख लेते हैं मुरारीदान। और देखो जगन्नाथ और मुरारीदान, इन दोनों को ध्यान रखना। जगन्नाथ ने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये जगन्नाथ का ग्रंथ था। और मुरारीदान ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था मान प्रकाश ग्रंथ, मान प्रकाश ग्रंथ। इन्होंने दोनों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। पांचवा जो है वो है दलपत राज। और बच्चों दलपत राज के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए थे, मैं आपको बता दूं, आपको बता भी चुका हूं। एक ग्रंथ का नाम है पवन पश्चिम प्यारे बच्चों, दूसरे ग्रंथ का नाम है पत्र प्रशस्ति, पत्र प्रशस्ति। आपको यही क्लियर करवा देता हूं। और ऐसा बताया जाता है प्यारे बच्चों, मान सिंह का एक भाई था, एक भाई और था मान सिंह का, उसका नाम था माधो सिंह। क्लियर कर देता हूं, माधो सिंह। मान सिंह किसका बेटा था? मान सिंह था भगवंत दास का बेटा। किसका बेटा था? भगवंत दास का। अब मान सिंह के एक भाई और था जिसका नाम था माधो सिंह। अब ऐसा बताया जाता है कि माधो सिंह के दरबार में, माधो सिंह ने हालांकि राज नहीं किया, तो दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम है पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल। और इस पुंडरीक विट्ठल ने कुछ ग्रंथ लिखे थे जो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। देखो पुंडरीक विट्ठल ने ग्रंथ लिखे थे रागमंजरी, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय। देखो रागमंजरी, धूनी प्रकाश,
नर्तन निर्णय। ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह भगवंत दास का बेटा था और भगवंत दास के दूसरा बेटा और था जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह के दरबार में पुंडरीक विट्ठल नामक विद्वान रहता था, जिन्होंने ग्रंथ लिखे थे रागमंजरी, दूनी प्रकाश, नर्तन निर्णय। ऐसे कुछ ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई थी। एक बार आप ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा मामला पूरे दरबार में जो दरबारी विद्वान है उनको क्लियर कीजिए आप। हो गया, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। राग मंजरी, धुनी प्रकाश, नर्तन निर्णय। अच्छा, एक और है चौथा, राग चंद्रोदय। राग चंद्रोदय 4 ग्रंथ ये पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए। अच्छा, मैं यही क्लियर कर देता हूं ताकि वो आपको याद रह जाए। जैसे 6ठा नंबर लिख देता हूं, दादू दयाल ने मानसिंह के काल में ही एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दादू वाणी। तो ये मानसिंह का साहित्य है। पुनः ध्यान से देखिए, हाया बारट, सुंदर दास ऐसे विद्वान थे। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा, मुरारी दान ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा, दलपत राज ने पवन पश्चिम पत्र प्रस्तुति लिखा, दादू दयाल ने दादू वाणी ग्रंथ मानसिंह के काल में लिखा। और मानसिंह का भाई था माधो सिंह, उसके दरबार में, हालांकि माधो सिंह ने कहाँ राज किया तो वो तो मानसिंह को ही जाएगा सर, सीधी सी बात है ना। तो पुंडरीक विट्ठल ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, रागमंजरी, धुनी प्रकाश, नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय। मैं आप लोगों को यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, विचार करना कि भगवंत दास ने अपने पुत्र, सुनना, ये पुत्र भी भगवंत दास का ही है ना, भगवंत दास, ये माधो सिंह भी भगवंत दास का ही। भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के नाम पर, ध्यान से सुनना, माधो सिंह के नाम पर मानगढ़ या बोले तो भानगढ़ का किला बसाया अलवर में। किसने बसाया? भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के नाम पर। अब माधो सिंह के आगे चलकर एक पुत्र हुआ, उसका नाम था अचल सिंह। इसने अपने पुत्र अचल सिंह के नाम पर माधो सिंह ने अचलगढ़ का किला बसाया। ये भी कहाँ है? अलवर। और भानगढ़ और अचलगढ़ दोनों अलवर में हैं। ये वर्तमान में भूत प्रेतों के किलों के नाम से या भूत प्रेतों के नगरों के नाम से इनको जाना जाता है। आपको बता दें, करण अर्जुन मूवी में शूटिंग हुई थी यहाँ, वो ठाकुर तो गया काम से, वो शूटिंग यहीं की है, ध्यान रखना आप। तो भानगढ़ और अचलगढ़ का संबंध भूत प्रेतों के नगरों के नाम से है। चलो बात करते हैं अपन मानसिंह। मानसिंह ने सबसे लंबी मुगल सेवा की, सबसे लंबी मुगल सेवा की, लगभग 52 वर्ष। 52 वर्ष कैसे हुई? 1562 में तो ये अपनी बुआ जी के साथ गया था और 1614 तक वहीं रहा था। आपको बता देते हैं, आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, मानसिंह के काल को 3 भागों में बांटा जाता है। मानसिंह का प्रथम काल, मानसिंह का प्रथम काल, मानसिंह का द्वितीय काल, मानसिंह का द्वितीय काल और मानसिंह का तृतीय काल। मानसिंह का तृतीय काल, देखना ध्यान से। मानसिंह का प्रथम काल बताया जाता है 1562 से 89।
द्वितीय काल बताया जाता है 1590 से 1605 और 1605 से 1614 तक। देखो इस काल के दौरान मैं आप लोगों को बता देता हूं, मानसिंह जब जोधाबाई के साथ 1562 में जाता है और 89 में इनके पिता का देहांत हो जाता है भगवान दास का। तो आप लोगों को एक चीज बता दें, यहां पर ये मुगल दरबार में एक सेवक के रूप में ही कार्य करता था। तो ये प्रथम काल है। इस दौरान अकबर ने इसको फर्जंद और बेटा की उपाधि दी थी। लेकिन भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान दास की मृत्यु के दौरान, भगवान दास की मृत्यु लाहौर में होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, एक बार एग्जाम पूछा गया। तो भगवान दास की मृत्यु के दौरान मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था पहली बार तो पटना में, ध्यान रखना है। और जब ये राजा बनकर पुनः अकबर के दरबार में पहुंचते हैं तो इनका द्वितीय काल है। यहां रहते हुए अकबर के लिए काफी कार्य किए। हालांकि पहले मानसिंह का जो प्रथम काल था, मानसिंह ने अपनी चतुराई का परिचय यही दिया था। कैसे दिया था मैं आपको बता देता हूं। 1569 की बात है मित्रों। कब की बात है? 1569। 1569 में अकबर ने अन्य मुस्लिम राजाओं की तरह रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाला, वो भी 6 माह तक डाला। उस समय रणथंबोर दुर्ग का जो स्वामी था वो था सर्जनहाड़ा, और सर्जनहाड़ा इस दुर्ग का राजा समझो, अधिकार समझो, कुछ भी था, लेकिन उसका अधिकार था। 6 महीने तक अकबर ने घेरा डाला, लेकिन अकबर उसे जीत नहीं पाया। हालांकि अकबर ने इस दौरान रणथंबोर दुर्ग की दीवारें, जो चारों ओर परकोटा होता है, उसकी दीवारों को छिन्न भिन्न कर लिया था। मानसिंह एक दिन सर्जनहाड़ा से मिला और सर्जनहाड़ा से मानसिंह ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे पास किसी को लाया हूं। सर्जनहाड़ा ने बोला किसको लाया? कि मैं चौकीदार बनाकर लाया हूं। ये चौकीदार है, देखो तुम्हारा चौकीदार है जो तुम्हारे दुर्ग की